पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको ओम्स लॉ, जिससे हम किसी एक रजिस्टर के नेटवर्क यानी रजिस्टर वाले सर्किट से हम उसके पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करते थे और करंट निकालते थे। और ये तब होता है जब पूरे नेटवर्क में, पूरे सर्किट में एक या मैक्सिमम 2 सेल्स लगे तब। तो आसानी से हम ओम्स लॉ को अप्लाई करके बड़े शॉर्टकट से उसको सॉल्व कर सकते थे। बट कई बार ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आ जाते हैं जिनमें ओम्स लॉ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी लंबा हो जाता है, तो उसके लिए शॉर्टकट है आपका किरचॉफ लॉ। या ये जो किरचॉफ लॉ है या ऐसे केसेस में काम करता है जहां पर कि ओम्स लॉ को अप्लाई करने में हमें कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या कोई अननोन रेजिस्टेंस को निकालना हो तो हम किरचॉफ लॉ से भी निकाल लेते हैं। किरचॉफ लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर 1 जो 2-3 डेफिनेशन है, वो नंबर 1 है आपका, क्या है आपका नंबर 1 है नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? ए मैसेज ऑफ कंडक्टर्स का जाल। ऐसा मान लीजिए यहां लाके अब आपने एक यहां सेल लगा दी, यहां पे भी एक कोई सेल लगी हुई है, यहां पे भी एक कोई सेल लगी हुई है, यहां रजिस्टेंस यहां रजिस्टेंस, तो इस तरीके का पूरा ये कहलाएगा आपका नेटवर्क। ठीक है। और ये जो इसकी एक क्लोज जो इसका एक बन रहा है, ये क्लोज एक पार्ट जो है वो कहलाता है लूप। ठीक है, क्या कहलाता है? लूप, क्लोज लूप। सपोज करिए ये यहां से होगा और ये बंद हो गया तो ये की लूप बन गया। ठीक। तीसरा है इसमें वर्ड जंक्शन। जंक्शन क्या है? ए पॉइंट ऑफ नेटवर्क का वो पॉइंट वेयर मोर देन वन कंडक्टर या वन वायर कनेक्ट्स। सो दिस इज द पॉइंट हियर देयर इज गोइंग टू बी, एक यहां से जुड़ा, एक यहां से जुड़ा, यहां से जुड़ा, 3 हो गया, तो ये आपका एक ये जंक्शन हो गया, एक ये जंक्शन हो गया। ठीक है, एक ये जंक्शन हो गया, यहां भी 3 है तो ये भी जंक्शन हो गया। ठीक है। अगर 2 कंडक्टर कहीं जुड़ रहे हैं मान लीजिए ऐसे, तो ये भी जंक्शन को हम कह सकते हैं। 2 और मोर देन जो कंडक्टर्स हैं जहां कनेक्ट हो रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं जंक्शन। तो अब आप समझ गए, ये लूप हो गई, ये नेटवर्क हो गया, ये जंक्शन हो गई, और ये एक पार्ट इसका, कोई एक पार्ट, ये कहलाता है ब्रांच। समझ आ गई बात? यानी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पूरा सर्किट है उसको हम सर्किट को नेटवर्क भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है। उसकी एक साइड जो होगी उसे हम ब्रांच बोलेंगे, और सारी साइड से जो एक लूप बन जाए, लूप का मतलब एक क्लोज शेप बन जाए, वो कहलाएगा आपका लूप। और जंक्शन क्या कहलाएगा? जहां पे एक से ज्यादा कंडक्टर मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है इन वर्ड्स का यूज करते हुए किरचॉफ ने 2 रूल्स में देयर आर, अब हम लिख दे रहे हैं, देयर आर 2 लॉज ऑफ 2 किरचॉफ लॉज, 2 किरचॉफ, ऐसे डबल होगा, किरचॉफ्स लॉ। नंबर 1 है जिसे अपन कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, करंट लॉ, और इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। और केसीएल याद करने के लिए हम क्या लिखेंगे? केसीएल करंट नहीं, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। तो ये हो गया करंट लॉ। और इसमें क्या होता है, इसको लिखते हैं टोटल करंट एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। मतलब यह है किसी जंक्शन पर जो नेट करंट है, टोटल करंट है, वो 0 होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और द करंट्स coming
at junction, the sum of currents coming to junction is equal to sum, टोटल लिखता हूं, सम लिखूंगा, सम ऑफ करेंट्स लीविंग जंक्शन। और अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को, ये और में है ये वाला, या ये लिखो या ये लिखो, आप एक ही है। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो सम को सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम समझाएं कि हमने ऐसा क्यों लिख दिया। मान लीजिए ये एक जंक्शन है, यहाँ एक वायर, 2 वायर, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार ऐसे वायर आ रहा है। इसमें एक करंट मान लीजिए इसमें I1 आ रही है, इसमें I2 आ रही है, I3 जा रही है, I4 आ रही है, I5 बाहर लीविंग द जंक्शन और I6 इज ऑल्सो लीविंग द जंक्शन। इन दिस सेंस करंट, यहां एक लॉ लिख दूं, द करंट, यहां ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करंट कमिंग टू जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन सी होगी, लीविंग जंक्शन, द करंट लीविंग जंक्शन इज नेगेटिव। तो उसको क्या करेंगे, आने वाली करंट को पॉजिटिव और जाने वाली करंट को नेगेटिव लेंगे। हम फर्स्ट वाला लो लगाया, तो पहले में क्या होगा, I1 आ रही है तो प्लस का होगा, I2 भी आ रही है तो प्लस का होगा, I3 कितना होगा, माइनस का, क्योंकि लीविंग द जंक्शन है, I4 अगेन प्लस का, और I5 माइनस का, I6 माइनस का, इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाले के अंदर हमने डेल्टा है। तो अब आप देखिए, ये जो माइनस माइनस के उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5 प्लस I6। देख लीजिए, यही लिखा हमने, सम ऑफ एंटरिंग लिख सकते हैं कमिंग की जगह पे, एंटरिंग एट जंक्शन, एंटरिंग टू जंक्शन लिखा रहना, कमिंग लिख दो या एंटरिंग लिख दो चलेगा, एंटर करने वाले, और लीविंग वाले माइनस में। तो देखिए ये क्या है, एंटरिंग करंट है, सबका सम है, ये लीविंग करंट है, दोनों इक्वल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट टॉप होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। सेकंड जो है आपका, अच्छा करंट लॉ, और इसको एक जो लिख दूं, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो क्या क्या कहेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, KCL और जंक्शन रूल लिख दो, जंक्शन रूल। सेकंड आएगा आपका दूसरा, किरचॉफ किरचॉफ सेकंड लॉ, इसका दूसरा नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तीसरा नाम है किरचॉफ या अकेला लूप लॉ, लूप रूल या लूप लॉ, एक ही बात। ये दूसरा, ठीक है। इसका क्या है कि इसमें ये कहते हैं कि पोटेंशियल, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स at the branches of a network, sum of voltage drop in circuit is equal to sum of applied EMF। मतलब क्या है, the sum of potential drops at branches of circuit
इज इक्वल टू सम ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। कई जगह ऐसा लिखा रहता है द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ इक्वल टू 0, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। लेकिन हम इसको ऐसे इजी लैंग्वेज में हम इस तरीके से कर सकते हैं, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप एट ब्रांचेज ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। ईएमएफ ई मतलब बहुत सारी बैटरी है ना, ईएमएफ, ठीक है। तो इसको कैसे लिख पाएंगे? अपन लिखेंगे सम के लिए सिग्मा, पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर से I इंटू आर, सो I इंटू आर इक्वल टू सिग्मा E। ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। अब जब ये दोनों हो गए तो इसको अप्लाई करने के लिए इसके साइन के लिए कुछ कन्वेंशन चाहिए। जैसे मैंने यहां लिखा है करंट एंटरिंग टू, एंटरिंग यहां पे करंट की जगह पे एंटरिंग टू जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव और लीविंग टेकन एज नेगेटिव, इस तरीके का है। तो इसमें भी देखिए क्या करना है। इसके जो रूल्स हैं वो रूल्स ये हैं, अपने अकॉर्डिंग जिसको आप अगर वायलेट करोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अगर आपको ये लिखना है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ इक्वल टू 0, तो फिर ये साइन कन्वेंशन रूल बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। तो आप अगर यही लिखेंगे तब हमारे वाले साइन कन्वेंशन यूज करें, नहीं अदरवाइज वो एनसीईआरटी में जो दिए इसके जस्ट अपोजिट वो करेंगे। तो नंबर 1 होगा टेक एनी डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ट्रांसवर्सल टेक एनी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ योर चॉइस, अपने हिसाब से हम इसकी ट्रांसवर्स ले लेंगे। ट्रांसवर्स का मतलब ये है, इधर समझो, जब अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें रेजिस्टेंस रुकावट डालेगा, समझ गए, करंट रेजिस्टेंस होगा उसका। तो अब रेजिस्टेंस की हमें डायरेक्शन तो पता नहीं है कि वो किस तरफ को रुकावट डालेगा। हो सकता है जिस तरफ करंट दिखा रहे हैं उसके अपोजिट हो, ये भी हो सकता है उसके सेम डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो हम इसमें मान लेंगे कि कोई भी डायरेक्शन हम ले लेंगे, बस इससे फर्क क्या पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस अगर आपने उसको सही लिया है तो पॉजिटिव में आएगा, और अगर आपने उस एजम्पशन से अपोजिट लिया है तो माइनस आएगा। तो आपको क्या करना है, माइनस छोड़ देना है करंट के लिए, बाकी का उसको वैसे का वैसा लिख देना है। इसका भी इंपॉर्टेंस बताएंगे क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर दूसरा देखो, इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल इज सेम एज कन्वेंशनल करंट, जो उसमें करंट दिखाई गई है सर्किट में, कन्वेंशनल करंट इज सेम, अगर एक ही है देन I इंटू आर टेकन एज पॉजिटिव। तो क्या होगा, उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर हमने जो डायरेक्शन उसमें मानी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और सर्किट में डायरेक्शन अगर एक ही है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। ओके, क्या करेंगे, अगर ट्रांसवर्सल और कन्वेंशनल करंट एक ही डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर उसके रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, तो उसे अपन माइनस में लेंगे। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, अब ये थर्ड लॉ जो है वो थर्ड लॉ यहां लिख रहा हूं मैं, इतने में इसको रब कर देता हूं, इतने को। अब जो आपका थर्ड
यहां लेकिन साइनिंग बुरी होगी, यहां से लिखता हूं थर्ड लो जो है वो ये बताता है कि अगर किसी बैटरी के अंदर, यहां बना के बताऊं, ये मान लीजिए ये एक बैटरी है या सेल है, आपका ट्रांसफर आपने ऐसा लिया क्लॉक वाइज, और ये हम यहां से मान लीजिए सी है, इधर डी है, तो करंट की डायरेक्शन ये, हम इस डायरेक्शन में अगर हम किसी कंसीडर करके यहां से इस तरफ, तो ये ट्रांसवर्सल कैसा हो गया, नेगेटिव बैटरी के अंदर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो इनसाइड द सेल तो उसके ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे, और जैसा कि करंट फ्लो होता है सेल से कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अगर ये डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा, ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव इसके अंदर, तो माइनस में। समझ आ रही बात? अगर नेगेटिव प्लेट छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ अगर ये एरो इसके अंदर घुस रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और बड़ी प्लेट से छोटी तरफ की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे। तो हम यही लिख रहे हैं, इफ ट्रांसवर्सल is positive to negative plate, EMF is taken negative। पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेंगे, और अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव देन EMF टेकन एज पॉजिटिव। ये इसको आप देखिएगा, नोट करिए, पॉज करके नोट कर लो, फिर उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल बताएंगे कैसे अप्लाई करेंगे। पॉज करो। अभी हमने इसके पहले आपको किरचॉफ लॉ बताया। किरचॉफ लॉ होते हैं दो, एक किरचॉफ लॉ है आपका KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको हम बोलते हैं करंट लॉ, जंक्शन लॉ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल कह लो। और इसका हम इसलिए कर रहे हैं कि शॉर्ट में पहले इसको बता दें। और ये है क्या, सिग्मा आई इक्वल टू 0। सिग्मा आई का मतलब है कि करंट एंटरिंग एट एनी जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव or leaving the junction taken as negative, so it have to be apply in any constant। ओके, और इसका जो साइन कन्वेंशन रूल है, तो करंट एंटरिंग टू द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव एंड लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। सो इस तरीके से इसमें साइन कन्वेंशन लॉ यूज कर लेते हैं। सेकेंड आपका है लूप लॉ या लूप रूल, और इसे कहेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये क्या है कि जितना भी आपका सर्किट है, सर्किट की जितनी ब्रांचेज है, उसके अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R, उनका सम एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम क्यों? क्योंकि हमारे पास कन्वेंशन लॉ है, कहां पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है, इसलिए इसमें हम कह रहे हैं एल्जेब्रिक सम और मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। जितनी सेल्स उसमें कनेक्ट हैं उसके ईएमएफ के इक्वल होगा। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए हम एक एज्यूम्ड एग्जांपल ले रहे हैं। एज्यूम्ड एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने एक ये रेजिस्टेंस लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये लिया, और मान लिया कि यहां पर एक सेल लगा हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ ये सेल लगा हुआ है, ये आपका सर्किट है। मान लीजिए इसमें R1, इसका वैल्यू R2, इसका वैल्यू R3 है, इसमें EMF E1 है, इसका E2 है। ओके, अब आप देखिए इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी और इधर से भी इधर जाएगी। तो हमने मान लिया कि इस वाले से जो करंट आ रही है वो I1 आ रही है और इस वाले से जो आ रही है वो I2 है। अब इधर देखिए आगे की तरफ ये जंक्शन होगा, तो जंक्शन लॉ को अप्लाई करने से अवॉइड करने के लिए, जंक्शन लॉ को जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको अप्लाई से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इधर हम तीसरी करंट नहीं लेंगे। हम यहां क्या लेंगे,
कि ये दोनों करंट का सम यहां आ जाएगा, I1 प्लस I2। ओके, I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, ये देखिए यहां से I1 प्लस I2 आती हुई चली जाएगी और यहां आकर के इस वाले में आपकी I2 वापस आ जाएगी और इधर I1 आ जाएगी। करंट का सेल के साथ जो रिलेशन है वो आपकी आरसी टाइप का है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जहां से जितना लिया था वहीं उतना वापस दे देता है। अब आप स्टेप देखिए क्या करते हैं। अब अपन ट्रांसवर्जन की वर्ड यूज किया अपन। ट्रांसवर्जन का हमने कहा था कि अपनी मर्जी से आप क्या करें, ट्रांसवर्जन ले रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं दोनों में। अब आप देखिए ये एक लूप हो गया बंद है, ये वाला एक लूप हो गया बंद है, ठीक है। करंट लॉ में हमने आपसे ये कहा था कि करंट लॉ में क्या होता है कि करंट एंटरिंग टू द जंक्शन, तो I1 और I2 एंटर कर रही है, तो I1 प्लस I2 हो गई है इक्वल टू लीविंग करंट, तो लीविंग कितना होगा, I1 प्लस I2। समझ गए? अगर I3 होता तो I3 लिखते। तो यहां पर हमने इतने ही में फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर दिया, हमारी हेडेक खत्म हो गई कि हमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। अब हम सेकेंड रूल को ही यूज करेंगे, तो अपन लिखेंगे बाई लूप लॉ, ठीक है। अब लूप लॉ यूज कर रहे हैं तो हमें इसका सर्किट का कुछ नाम देना होगा। तो देखिए हमने यहां ले लिया A, यहां B ले लिया, यहां C ले लिया, यहां D ले लिया, यहां E ले लिया, यहां F ले लिया। तो अब इसमें एक लूप को कंसीडर करेंगे, तो अपन क्या लूप लॉ इन कौन सी लूप में, A B C F A, कौन सी A B C F A, इसमें करें। A B C F A का मतलब है जब हम इसको नहीं भी बनाते हैं तो हमारा कहने का मतलब इस तरीके से क्लॉकवाइज हमने ट्रांसवर्जन लिया है, समझ गए। तो आप देखिए आप इसमें अप्लाई करेंगे A से B तक है ट्रांसवर्जन जो है, ऐसा हमने डायग्राम बनाया है। अगर हम इसको इस सर्किट के अलोंग बना लें तो इसका मतलब हम ऐसा मानेंगे, राइट। तो इस डायरेक्शन में जिसमें इसमें करंट जो हो रही है वो डायरेक्शन और ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है और इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा। तो अपन को क्या लिखना है, R1 इंटू I1 प्लस I2। ओके, तो ये प्लस हो गया। अब देखो यहां आए, अभी हम इस सेल को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ अपन अभी रेजिस्टेंस करेंगे। यहां से आए, अब इधर आए तो भी सेम डायरेक्शन है तो प्लस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। R2 रेजिस्टेंस है और इसमें जाने वाली करंट ये है। अब आए हम सेल पे, तो सेल में देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अंदर से अगर एरो गुजार रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और मैंने क्या कहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव वाला जो ट्रांसवर्सल होगा इनसाइड द सेल वो पॉजिटिव लिया जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव का मतलब हो गया प्लस E1। और अब हम इसको सॉल्व करें तो हो गया R1 I1 प्लस R1 I2 प्लस R2 और I2 इक्वल टू E1। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 I1 प्लस इन दोनों में से I2 कॉमन आ रहा है तो R1 प्लस R2 यहां लिख जाएगा, यहां हो जाएगा E1 और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम। और ये आप जानते हैं कि R1 R2 R3 की हमेशा वैल्यू गिवन होती है, और नहीं गिवन होगी तो कोई तो उस ब्रांच में करंट गिवन होगी, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो उस करंट को निकाल पाएंगे। ओके, अब देखिए दूसरी लूप लें। इन लूप कौन सी लूप होगी, F यहां से लें C D E F C, C D E F C इसको ले। तो आप क्या C से इधर चले, इधर को आए तो सेम डायरेक्शन पढ़े नहीं पढ़े, तो सेम डायरेक्शन पड़ रही है, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ I1 है और यहाँ R3 हो गया। अब प्लस देखो ये भी, ये इधर है तो अपोजिट पड़ा ना, ये इधर को डाइवर्ट इधर जा रही है, तो ये कितना हो गया, ये माइनस का हो गया। माइनस का हुआ तो R2 इंटू I2, तो ये I2 इंटू R2 हो गया। अब इसमें देखो इस सेल में इधर से चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस में लेंगे, सो हो गया प्लस E2। अब देखिए इधर ले तो यहाँ प्लस से माइनस, तो ये माइनस में हो जाएगा, सो माइनस E1। ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है।
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, I1 और I2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन एलिमिनेशन से फर्स्ट टू सेकंड को क्रॉस करके इनकी वैल्यू निकालना है। जब न्यूमेरिकल एक इक्वेशन होगा तो हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में करके दिखा देंगे अगले वाले वीडियो में। तो ये I1 और I2, सो अपन लिखेंगे सॉल्व इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर क्या I1 एंड I2। इसके लिए सॉल्व कर लिया है। अब इस ब्रांच में अगर करंट निकालना है तो हम इसको मान लेंगे I1 प्लस I3, I1 प्लस I2 जो है उसको हमने थर्ड में फ्लो होने वाली करंट से इक्वल लिया, तो ये I3 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इनको यूज कैसे करें। अब क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R3। तो R3 में करंट कितना, I1 की वैल्यू अपने पास है, इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, इधर का पोटेंशियल इसका निकालना है। तो ये R2 इसमें अकेली जा रही है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में R2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे और क्यों? क्योंकि हमारे पास ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR। अगर हमें ये निकालना है R3 के अगेंस्ट अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो हम क्या लिखेंगे कि जो आपका CD की अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये निकालना है ना अपन, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, तो अपन क्या लिख देंगे I की जगह I1 का जो वैल्यू आया होगा और R3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला वोल्टेज आ जाएगा या कितना कम हो गया। इधर सेम इस वाले में निकालेंगे तो दोनों को प्लस करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करके हम सबका ये कर सकते हैं। कई बार होता क्या है क्वेश्चन में उन्होंने एक किसी करंट की वैल्यू लिख दी है 2 एम्पियर है, ठीक है, अगर 2 एम्पियर है समझ रहे, और ये R है, अगर ये R है ये 2 एम्पियर है तो B तो अपन इससे कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना, उसके अगर B इक्वल टू IR रख देंगे तो इसकी वैल्यू अननोन होगी तो निकल के आ जाएगी। समझ गए? अगर B इक्वल टू IR लिखना है, R अननोन है, B हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, R को डिवाइड कर दिया सॉरी B को, तो ये R की वैल्यू निकल आएगी। और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो करंट पता है तो उसमें रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो इस जो आपका जो किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन है ये इससे कॉम्प्लेक्स आपके पास जो इक्वेशंस होंगे उनको सॉल्व बड़े आराम से कर लेते हैं। समझ गए? अब ये जब ये करेंगे तो आप इससे क्या है, इसके करने का तरीका ये है कि आपको इन इक्वेशन से क्या निकालना है, सिर्फ करंट कैलकुलेट करना है, और करंट आ गई, वोल्टेज पता है तो मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। अगर अपनी करंट पता है और वोल्टेज आपने निकाल लिया तो अपन क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे या उनका जो है डिवाइड कर देंगे वोल्टेज को करंट से, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। तो दोनों चीजें हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जैसे इसमें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डालें तो आप उसको देख सकें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।